हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्दी शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इस पॉडकास्ट में मैंने मोहित से बात किया है। मोहित एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कोविड वॉरियर भी रह चुके हैं। इस पॉडकास्ट में हम आयुर्वेदा के बैकग्राउंड और कोरोना जैसे पेंडेमिक पे आयुर्वेदा क्या कहता है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो आपको सपोर्ट तो दिखाना ही होगा, इसलिए आप पूरे पॉडकास्ट को देखें और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। हे डॉक्टर मोहित, वेलकम टू द हेल्दी शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी एक इंट्रोडक्शन दे दो। हे अनुज, माई सेल्फ डॉक्टर मोहित एंड मैंने अपना BMS यानी बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से की है, जो कि मुक्तसर पंजाब में है। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन होने के साथ साथ मैं कोविड वॉरियर भी रह चुका हूँ। आज मैं अनुज के साथ कुछ टॉपिक्स पे बात करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड है। अनुज, आप मुझे बताइए क्या क्वेरीज हैं आपकी, क्या टॉपिक्स हैं जिस पे आज हम अपने विषय में बात करेंगे। हाँ, इस पॉडकास्ट में हम ये पता करेंगे कि आयुर्वेदा का मतलब शुरुआत कैसे हुआ था और ये कोविड पे आयुर्वेदा क्या कहता है। यानी कि अभी जैसे एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस पे भी हम थोड़ा बात करेंगे। और एक्चुअली कोविड के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, इन सब चीज़ों पर को हम एक ऊपर से देखेंगे। बाकी मैं आपके साथ और भी पॉडकास्ट करूँगा जिनमें एक एक टॉपिक पे मैं हम लोग डीप में बात करेंगे। ब्रदर, आयुर्वेद का स्थापना कब और कैसे हुआ था और कौन कौन लोग थे जो इसका शुरुआत किए थे, और आयुर्वेदा किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, आप इसके बारे में एक ब्रीफ में बता दो। जी ब्रदर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है अनुज। और पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आयुर्वेदा कैसे आया, इसमें कौन से आचार्य थे, कौन से जिनको आप साइंटिस्ट बोल सकते हैं, जिनको आप डिस्कवर बोल सकते हैं। बेसिकली हेल्थ साइंसेस के पीछे क्या रीज़न रहा है, क्या आयुर्वेदा क्या है और आयुर्वेदा की हिस्ट्री क्या है। तो मैं पहले बात करने जा रहा हूँ आयुर्वेदा के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा ये कहता है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण अतुरस्य विकारम प्रशमनम च, स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्रथम धर्म है। तो ये पूरे इंडिया की नहीं, पूरे यूनिवर्स की, पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी हेल्थ साइंसेज थी जिसमें मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला धर्म माना गया था। इसका मतलब ये है कि आज से 5000 साल ना बोलते हुए उससे भी पहले का, जब यूनिवर्स बना था उससे भी पहले का हेल्थ कंसिस्टेंसीज रही थी और उनको संभालने के लिए आयुर्वेद का आयुर्वेद का अधिष्ठान हुआ, आयुर्वेद का जन्म या बर्थ हुआ। तो मैं आयुर्वेदा की बर्थ की बात करता हूँ। तो आयुर्वेदा का बर्थ, जब हम अनुज के एक क्वेश्चन के ऊपर हम बहुत अच्छे से एम करेंगे कि आयुर्वेदा बेसिकली आया कहाँ से। तो आयुर्वेदा, जैसे कि मैंने बताया, आयुर्वेदा 2 वर्ड से बना हुआ है, आयुर एंड वेदा। आयुर का मतलब है एज रिलेटेड डिजीजेस, एज रिलेटेड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितना भी सिस्टम इसमें बीच में आता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड वेदा, जिस एज का वर्णन या जिस एज का डिस्क्रिप्शन आपके शास्त्रों में या आपके रिटन फॉर्म में या आपके स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड वेदा। एंड इसके दोनों की सिनोनिम्स, मतलब वर्ड्स मिलके क्या बनता है हमारे पास, आयुर्वेदा। तो मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। तो हिस्ट्री में हम जब जाते हैं तो जब से यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स ऑफ बिग बैंग थ्योरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स ऑफ ब्रह्मा, द इंडियन मैथोलॉजिकल बिग बैंग थ्योरी। तो इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली, मैथोलॉजी का बेसिक, मैथोलॉजी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैथोलॉजी का मतलब ये है कि अनसाइंटिफिक। ये जरूरी नहीं है कि मैथोलॉजी अनसाइंटिफिक हो, मैथोलॉजी भी साइंटिफिक हो सकती है। मैं आपको आज प्रूव करके बताऊंगा। तो जब मैं आयुर्वेद की हिस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ, तो आयुर्वेद की जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें पहले ब्रह्मा का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा जो है वो मैटर बनाती हैं, एटम बनाती हैं, जो वो सोचते हैं, कॉन्शियसनेस से सोचते हैं, वो चीज़ें बनती हैं। दूसरा है विष्णु। विष्णु क्या है? वो एक यूनिवर्स को संभाल रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं, मेंटेनेंस का काम है उनका। महेश उनको आप कह सकते हैं शिव या शिव स्रोतम। जो शिव है उनका डिस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि जो चीज़ जन्म लेती है वो चीज़ मरती भी है, डिस्ट्रक्ट भी होती है। तो बेसिकली मैं ज़्यादा डीप में न जाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा एक कॉन्शियस रूप में बैठे हुए थे तो उन्होंने अपनी सोच में, अपनी माइंड से आयुर्वेद का अधिष्ठान किया, आयुर्वेद को बनाया। हमारे आयुर्वेदा में बहुत अच्छा श्लोक लिख दिया गया है, ब्रह्मा स्मृतवा आयुषो वेदम दक्ष प्रजापति में जिक्र आया था।
इस पूरी लाइन में पूरा का पूरा सीक्वेंस बता दिया गया है कि आयुर्वेद कैसे कैसे इस अर्थ पे पहुंचा, कैसे कैसे हम ह्यूमन होमो सैपियंस के पास पहुंचा। क्या पहले इंसानों के पास ऐसी हेल्थ साइंसेस थी जहाँ सर्जरीज होती थी, जहाँ टॉक्सोलॉजी था, जहाँ सांप काट देता था तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट था, उसका हर चीज़ शास्त्रों में लिखी गई है जो आजकल के लोगों को पता होनी चाहिए, या मैं अनुज के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आते हैं हिस्ट्री पे। तो जैसे कि ब्रह्मा के द्वारा वो ज्ञान रचा गया आयुर्वेदा का, उसके बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति के बाद अश्विनी कुमार। तो मैं सभी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा अनुज, तो मैं यहाँ पे एक जो अश्विनी कुमार हुए हैं उनके बारे में बात करूँगा। दे आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ब्रदर्स। वो एक ब्रदर थे, वो दोनों भाई जो थे वो अश्विनी कुमार का नाम से दिया गया क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल थे, देखने में बहुत ही एक डॉक्टर लाइक उनकी प्रकृति थी, देखने में बहुत ही स्वाभाविक थे कि उनको एक चिकित्सा आती थी, वो इंटेलेक्चुअल थे सर्जरीज करने में, वो इंटेलेक्चुअल थे मेडिसिन बनाने में, इसलिए उनको अश्विनी कुमार बोला जाता था। तो वो पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में वो चिकित्सा अपना ट्रीटमेंट करते थे। भूलोक यानी धरती पे भी चिकित्सा करते थे। ये वेदों में देखा गया है, ये आयुर्वेदा में भी देखा गया है और ये शास्त्र में प्रमाणित है बेसिकली। तो ऐसा कहना अनुचित है कि शास्त्रों में जो प्रमाणित चीज़ें हैं वो अनसाइंटिफिक है, नहीं, ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें मिट चुकी हैं, लेकिन जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, कुछ हड्डियों के आपको स्रोत ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ये सर्जरीज वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी। तो ये मानना ये है कि अश्विनी कुमार, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक जैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद का संगठन किया। भगवान धन्वंतरी हुए जिन्होंने आयुर्वेद फैलाया, और ये लोगों को चिकित्सा के रूप में एक तरह से सेवा रूप में भी करते थे, और एक बिजनेस अकॉर्डेंस भी था, और एक ट्रीटमेंट के साथ ओपीडी भी चलती थी, आईपीडीज भी चलती थी। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटे वे में हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आयुर्वेद है वो नॉट ओनली अबाउट 5000 ईयर्स एगो, ये चलता आ रहा है यूनिवर्स के एटम के बनते ही। एटम कौन है हमारी इंडियन मैथोलॉजी में? ब्रह्मा। और उनके चलने से ही, उनके सोचने से ही हमारा आयुर्वेद का हेल्थ साइंसेस का संगठन हुआ है। ओके। कई हिस्टोरियन से क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदा अथर्ववेद से आया हुआ है, लेकिन अगर हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो उसमें भी कई सारी बीमारियों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसका क्या सच्चाई है? आयुर्वेदा आया कहाँ से है? ऋग्वेद से आया है या फिर अथर्ववेद से आया? आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दो। बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनकी क्वारी भी यही रही होगी कि बाकी वेदों में भी तो हम, जैसे कि गीता है या और भी विमान एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है, हेल्थ साइंसेस के बारे में बताया है, महाभारत है, रामायण है, और भी वेद हैं। इन वेदों में भी चिकित्सा का रूप मिलता है, हेल्थ का रूप मिलता है, हेल्थ साइंसेस का रूप मिलता है। यस, यू आर राइट। बट जैसे कि मैंने बात करी, ब्रह्मा से जो आयुर्वेदा उत्कृष्ट हो के आया है, ये आपको मेनली और फोकस, जैसे आप फोकस करेंगे तो फोकसिकली आपको वो चीज़ अथर्ववेद में भी मिलेगी। अथर्ववेद का एक छोटा सा पार्ट है आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा एक मेडिकल साइंसिस है जिससे आगे एलोपैथी बनी। एलोपैथी को तो 200 ईयर्स एंड 300 ईयर्स हो गए, लेकिन हमारी जो भारत की चिकित्सा है वो हमारे देवताओं से ही प्राप्त हुई है। इट इज़ डिवाइन, इट इज़ अ डिवाइन नेचर, इट इज़ अ डिवाइन फॉर्म, जो डिजीज़ को ठीक करने में सक्षम है। क्योंकि एजिस के साथ और काल यानी जैसे कि 1000 ईयर्स एजिस बदलते गए, और मनुष्य की आकृति भी चेंज होती गई, उनकी क्रिमिनल कैपेसिटी मतलब है उनकी सोचने की क्षमता भी चेंज होती गई, बीमारियां शुरू से बढ़ती गई। उसके अकॉर्डिंगली आयुर्वेदा अपने में ही एक बहुत बड़ी लाइन है, और ये ओनली अथर्ववेदा में नहीं है, ये हर जगह सम्मिलित है, और मेनली अथर्ववेद में ही संगठित हो गया है। That is the main. ब्रदर, हमें कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है या फिर हम पढ़ते भी हैं कि सुश्रुत ने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। तो ये कब किया था और मतलब वो कैसे कर पाए, इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अनुज आपने कि सुश्रुत कौन थे। सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी के वो जो आप गूगल पे देखेंगे तो वो एक जनक माने जाते हैं। ही इज़ नॉट ओनली द डिस्कवरर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, he is the discoverer of every pathy in surgery। जो जितने भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो सुश्रुत ने ही गठन किए थे आज से 5000 साल पहले। सुश्रुत के जो गुरु थे उनका नाम था भगवान धन्वंतरी। जैसे कि मैंने बताया
हमारा जो आयुर्वेद है वो एक डिवाइन नेचर से आया है, वो एक इंट्रा डायमेंशनल बीइंग से आया है। इंट्रा डायमेंशनल बीइंग का मेरा कहने का मतलब है गॉड। हम गॉड को डिफाइन नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे आइडिया के अकॉर्डिंगली हम गॉड को इंट्रा डायमेंशनल डिवाइंस मानते हैं, तो उनको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें डिफाइन करने वाली हैं, जैसे कि आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य चरक हैं, आचार्य काश्यप हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपने सर्जरी की बात करी, तो नॉट ओनली प्लास्टिक सर्जरी, देयर आर मोर देन 400 सर्जरीज डिस्क्राइब्ड इन सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें द्रव्यों के बारे में यानी मेडिसिन के बारे में बताया गया है, और एक एक सर्जरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाटॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मसल्स कौन से हैं, टेंडन्स कितने हैं, कितनी पेशियां हैं, कितनी सिराएं हैं, कितनी आर्टरीज, कितनी वेन्स हैं, सारा का सारा सुश्रुत ने बता दिया है। डाइसेक्शन जब हम करते हैं, डाइसेक्शन सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं करता, डाइसेक्शन बीएमएस भी करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सर्वमूल है। सुश्रुत इज द फर्स्ट फिजिशियन ऑफ सर्जरी जिन्होंने डाइसेक्शन का रूल बताया, डाइसेक्शन कैसे करना है, बॉडी को कैसे आपने प्रिजर्व रखना है, बहुत अच्छे से रूल बताया गया है। सो मैं ये मानता हूँ अनुज कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी ही नहीं बल्कि बहुत सारी सर्जरियाँ जो आज मॉडर्न टाइम में हो रही हैं वो आयुर्वेदा से ही ली गई हैं। उनका देखिए प्रिंसिपल, हर सिद्धांत जो होता है वो हर किसी का एक ही होता है। इसलिए हेल्थ साइंसेस में हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली संहिताएं, वो श्लोकों के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत बोली जाती थी और संस्कृत इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज एज यू वेल नो एज अ रिसर्चर। आप रिसर्चर हैं, आपको पता होगा कि संस्कृत जो थी वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसलिए उस टाइम पे संस्कृत बोली जाती थी। एक लाइन का वर्ड जो था, एक लाइन सेंटेंस जो था, उसका मीनिंग एक बुक के बराबर होता था। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, शीर्यति शरीरम, सुश्रुत ने बहुत अच्छा बोला है। तो इसका मतलब ये है कि जो नए सेल्स हैं वो एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, पहले ही सुश्रुता ने बता दिया है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मसल बनते हैं, वो उन्होंने एक लाइन में बता दिया, शीर्यति इति शरीरम। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे मैं आपकी क्वेरी खत्म करते हुए यही बोलता हूँ कि सुश्रुत संहिता जब आप देखेंगे, जब आप इसके बारे में जानेंगे, तो नॉट ओनली प्लास्टिक सर्जरी, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ एवरी सर्जरी इन सुश्रुत संहिता, बल्कि इससे ऊपर भी जब हम प्रोस्थेटिक की बात करते हैं, ट्रांसप्लांटेशंस की बात करते हैं, तो सुश्रुत संहिता में बता दिया गया है। चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, चाहे वो हेड ट्रांसप्लांटेशन है, चाहे वो लेग्स प्रोस्थेटिक्स है, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज हैं, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, सारा का सारा डेफिनेशन प्रिंसिपल सुश्रुत संहिता में बता दिया गया है। अब हम अपने कन्वर्सेशन को थोड़ा कोविड की तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप एक कोविड वॉरियर रह चुके हो, तो आपका एक्सपीरियंस उन सब चीज़ों में क्या था? लाइक मतलब आपने जैसे काम किया होगा कोविड वार्ड में, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या था? मतलब आप वहाँ पे क्या फील किए, वो थोड़ा ऑडियंस को बता दो। जी जी, देखिए मैं एक आयुर्वेदा का स्टूडेंट हूँ, रहूँगा, एज अ फिजिशियन भी रहूँगा, चाहे मैं कितना ही बड़ा फिजिशियन बन जाऊँ या वैद्य बन जाऊँ, तो उसमें मैं एक स्टूडेंट ही रहूँगा। तो अनुज ने बहुत अच्छी यहाँ बात करी कि जैसा कि आपका एक्सपीरियंस था कोविड में, तो बहुत से डॉक्टर कोविड वॉरियर रहे, चाहे वो एमबीबीएस थे, चाहे वो होम्योपैथिक थे, चाहे वो आयुर्वेदिक थे, सभी ने कंट्रीब्यूशन किया और बहुतों की डेथ्स भी हुई और बहुतों ने वेव्स को भी संभालने में कोशिश करी। जैसे कि मैं सेकंड वेव में था, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू मैं जॉब में था, तो जैसे कि मैं वैक्सीनेशंस एंड आईसीयूज़ और इनमें मैं एज अ रिक्रूट हुआ था। तो जैसे कि मैंने वहाँ चीज़ें देखी, तो अकॉर्डिंगली हमने आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी सेकंड वेव बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो जैसे कि मैं बात कर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ मॉडर्न मेडिसिन की निंदा ना करते हुए मैं बेसिकली आयुर्वेदा के बारे में बात करूँगा कि हमने क्या फ़र्क देखा, हमने अपने स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क देखा, हमने एपिडेमिक्स में क्या फ़र्क देखा। तो आयुर्वेदा में डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक्स का मतलब है जनउद्वंश। जनउद्वंश का बहुत ही अच्छा वर्णन कर दिया गया है, चाहे वो सुश्रुत संहिता है, चाहे वो चरक संहिता है। तो चरक संहिता के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। चारे चरक जो हैं वो फादर ऑफ मेडिसिन बताए जाते हैं, और पूरा मेडिसिन के बारे में बताया है। हिस्ट्री टेकिंग है, अष्टविध चिकित्साएँ हैं, कितने टाइप के पेशेंट्स आपके पास आ सकते हैं और कितने टाइप्स के रोग हैं। तो उसमें जन उद्वंश के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है कि जब हमारी बॉडी में बात पित्त कफ होते हैं, इसके ऊपर हम अच्छा सा पॉडकास्ट रखेंगे अनुज के साथ, कि जब हमारे बॉडी में जो बात पित्त कफ है, आज एटलीस्ट मतलब मुझे लगता है कि आजकल सभी को पता होगा कि बात पित्त कफ एक्चुअली क्या है। सभी आयुर्वेदा ग्रहण कर रहे हैं, च्यवनप्राश सभी खा रहे हैं। तो
सभी को पता होना चाहिए कि वो च्यवनप्राश या वो गिलोय आपके बात विद कफ पे क्या काम कर रही है। तो हमारी संहिताओं में प्रिंसिपल साफ ऐसा लिख दिया गया है कि जहाँ बात पित्त कफ अपने अपने बॉडी में अपने लेवल से ऊपर नीचे हो जाता है, जिसको हम प्रकोप प्रशमन प्रकोप या शमन कहते हैं, या एलिवेशन कहते हैं, या डेलिवेशन कहते हैं, उसका रिजल्ट जो होता है वो एंडेमिक रहता है, एपिडेमिक होता है, अगर उसको ठीक ना किया जाए तो। मैं यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ अनुज, जब हमारे यहाँ पे म्यूकरमाइकोसिस की बात हुई तो मैं यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा सा एक क्वेरी मैं खुद डाल देता हूँ कि चाइना में क्यों नहीं म्यूकरमाइकोसिस हुआ, इराक में क्यों नहीं म्यूकरमाइकोसिस क्यों हुआ, या यूएस में क्यों नहीं म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़े, क्यों? क्योंकि दे हैव देयर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। और मेरे को ये कहते हुए गर्व हो रहा है, हमने जो स्टडीज़ देखी, हमारा वो जो उनके ट्रेडिशनल मेडिसिन थी वो हमारा आयुर्वेद ही यहाँ से डिफ्लिक्ट हुआ है थ्रू सिल्क रूट। जब ब्रिटिश रूल आया था, जब पुराना इंडिया था, पुराना भारत था, जब पाकिस्तान इंडिया हमारा साथ था और भी देश हमारे साथ थे, तो उस लेवल पे हमारे देश से जो सोने की चिड़िया है वो बेसिकली आयुर्वेदा तो है। आयुर्वेदा डिफ्लिक्ट हुआ है चाइना के टूवर्ड चाइना, टूवर्ड एशिया, टूवर्ड यूरोपियन कंट्रीज़, टूवर्ड वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, तो जब हमने स्टडी करी कि चाइना के पास ऐसी क्या चीज़ थी जो उन्होंने कोविड इतने अच्छे से हैंडल कर लिया, तो दे यूज TCM। तो TCM के बारे में बताऊंगा, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इज़ नथिंग बट इट इज़ एन आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल हेल्थ साइंसेस। ये आयुर्वेदा था, ये आयुर्वेदा है जो कि भारत से ही चुराया गया है, भारत से ही लिया गया है, जो कि भारत से ही उत्पन्न हुआ है, जो कि भारत की बुद्धिमान आचार्य थे उन्होंने ही उत्पन्न किया है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस की। तो जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का, देखिए आज के टाइम में स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का वो महत्व नहीं रह गया है, इनकी सच्चाई बाहर आ गई है कि ये काम नहीं करते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत लो करते हैं। हाँ, मैं अनुज के साथ इम्यूनिटी की बात करूँगा, एक इसका अलग से एक और पॉडकास्ट रखेंगे। उस पॉडकास्ट में हम सिर्फ इम्यूनिटी की बात करेंगे कि कैसे इम्यूनिटी को आयुर्वेदा में शास्त्रों के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है। तो जब हमने देखा तो स्टेरॉइड्स का इतना महत्व नहीं था, लेकिन जब हमने पेशेंट्स को गिलोय पे रखा, मैं खुद ऑनलाइन कंसल्टेशन करता था कोविड के टाइम पे, और मैं पेशेंट्स कम से कम मैंने 90 to 100 देखे, और मैंने काफ़ियों को वेंटिलेशन से भी बचाया, वेंटिलेटर पर जाने से हमने प्रिवेंट किया। तो आयुर्वेदा इज़ नॉट जस्ट ओनली प्रिवेंशन, इट इज़ आल्सो क्योर, अ बेटर क्योर। तो मैं क्योर की बात कर दूं तो हमारे कुछ कलीग्स हैं महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, वो पीजीज कर रहे हैं और उन्होंने पीजी में ICU में आयुर्वेदा देने की कोशिश करी, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया, और वी गॉट वेरी ट्रेमेंडस रिजल्ट्स इन ICUs, जिनकी ऑक्सीजन 50-60%, जो हाइपर जिनको मतलब उनकी जो O2 थी हाइपोक्सिया में जा चुके थे, इशीमिया में जा चुके थे, जिनको बचाना बहुत मुश्किल था, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन पे थे, वेंटिलेशन पे थे, उनको हम वापस लेके आए हैं, उनको हमारी टीम वापस लेके आई है। तो ऐसे ऐसी हमारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया आयुर्वेदा में। हमने खुद गिलोया, अश्वगंधा, दालचीनी और जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई चीज़ें हैं उनका हमने यूज़ किया है। प्रेजेंट इरा में आप देखिए तो म्यूकरमाइकोसिस का इलाज आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से हो रहा है, जहां हम लीच थेरेपी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में सिंपल सी बात बोली गई है श्लोकों में, श्लोक नहीं बोलूँगा मैं, हिंदी में बोलूँगा कि जब ज्वर, ये एक तरह का कोविड जो है एक तरह का ज्वर है, ज्वर मतलब फीवर है, ज्वर मतलब फीवर अनुज। तो फीवर की बात करता हूँ तो फीवर इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग इन आयुर्वेदा, तो फीवर को हम ज्वर बोलते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेदा में बोला गया है कि जब आप ज्वर को ठीक नहीं करते हैं, ज्वर को आप ठीक नहीं कर पाते हैं मेडिसिन देके, तो वो क्या करता है, वो मतलब वो ऊपर की तरफ को गति करता है, वो ऊपर की तरफ को गति करता हुआ आँख, नाक, गले, मुंह के रोगों को उत्पन्न करता है। बहुत अच्छे से बोल दिया गया है। और म्यूकरमाइकोसिस सेम यही चीज़ थी कि जब इनसे एंटीपायरेटिक्स देने से, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स देने से जो कोविड से फीवर होता था, जो अपना जो आपके लंग्स जो थे वो पूरे के पूरे ख़राब होने लग पड़ते थे, एल्वोलायर जो रेस्पिरेशन थी वो नहीं चलती थी,
तो ये जो ज्वर है, ये फीवर है, ये ऊपर की तरफ को जाके फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करता था। इनकी पैथोलॉजी क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में हमने एकदम से पॉइंट पकड़ लिया कि हमारी पैथोलॉजी ने बता दिया गया है कि जब आप बात पित्त कफ को ठीक नहीं करेंगे तो ज्वर होगा। ज्वर मतलब फीवर होगा। फीवर को आप ठीक नहीं कर पाएंगे तो फीवर जो है वो बेसिकली जो आपकी ऊपर के जत्रुगत मतलब नेक है, हेड है, नाक है, आंख है, इनमें रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आप आंख गवा सकते हैं, नाक खराब हो सकता है, मुंह गले का कैंसर हो सकता है। तो अभी NIE जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, NIA है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, AIIA है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, दिल्ली है, तो वो म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट 7 डेज 8 डेज में ठीक कर रहे हैं विद लीज थेरेपी। तो मैं थेरेपीज के बारे में बात करूंगा, हम इसका अलग से ही पॉडकास्ट रखेंगे कि आयुर्वेदा कैसे थेरेपीज देता है, कैसे इसमें थेरेपीज हैं, क्यों लोगों को इसकी तरफ जाना चाहिए। वेस्टर्न में ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं प्रैक्टिस। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत की चिकित्सा हमारे भारत के लोगों को पता लगे, चाहे वो चाहे पेशेंट गरीब है, चाहे पेशेंट अमीर है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन रोग किसी को भी हो सकता है। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम बेसिकली हमारी इंडिया की चिकित्सा आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बताएं कि ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो यस, मैं ये बोलता हूँ कि नॉट ओनली कोविड, थ्रू आयुर्वेदा वी कैन फाइट विद, मतलब हम किसी भी एपिडेमिक, चाहे वो एपिडेमिक है, चाहे वो एंडेमिक है, चाहे वो कोई भी एक घातक बीमारी है, अकाल है, उससे हम निपट सकते हैं अगर हम आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। आई रिपीट, हम तभी निपट सकते हैं जब आप आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। आयुर्वेदा का क्योर है, आयुर्वेदा एक स्पेसिफिकेशन के साथ चलता है, आयुर्वेदा एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ चलता है। आयुर्वेदिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जहाँ एविडेंस की बात आती है तो आयुर्वेदा का खुद का स्टैंडर्डाइजेशंस है, खुद की रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि गलत फार्मास्यूटिकल्स माफिया कोई पकड़ा, उनके कान भरे और न्यूज़पेपर में गलत रिपोर्ट छाप दी किसी के बारे में। तो इसीलिए मैं आयुर्वेदा के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं हमेशा बेटर गए हैं, चाहे वो ऑन्कोलॉजी का केस हो, चाहे वो कोई वेनस अल्सर का केस हो, चाहे वो कोविड का केस हो, चाहे वो कोई भी पेंडेमिक हो। क्योंकि पास्ट में देखा जाए तो कोविड पेंडेमिक का चाहे आप कोई भी पेंडेमिक, कोविड की बात नहीं करते हैं, आप कोई भी पेंडेमिक ले लीजिए, तो आयुर्वेदा का बहुत अच्छा रोल रहा है। लास्टली आप ये बता दो कि ये थर्ड वेव का क्या सीन है। बहुत सारे लोगों में हंगामा फैला हुआ है कि कई लोग बोल रहे हैं कि इसी महीने आने वाला है, कई लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिन बाद आएगा। तो इसका क्या सच्चाई है, और एज आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए लोगों को ताकि वो थर्ड वेव से बच सके? एज आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, थर्ड वेव की बात आप इसको थर्ड वेव भी बना सकते हैं, आप इसको फोर्थ वेव भी बना सकते हैं, आप इसको इन्फिनाइट वेव तक ले जा सकते हैं। तब आप आयुर्वेदा को फॉलो नहीं करेंगे, आप आयुर्वेदा की थेरेपीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। वो थेरेपीज़ ही नहीं है, वो प्रिवेंशन ही नहीं है, वो सब कुछ है, वो क्योर भी है। तो मैं यहाँ सभी को बता देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी वेव आए, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो आने वाला कोई भी नई डिजीज़ हो, आप अपनी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर लीजिए। तो जानना ज़रूरी है, हम एक पॉडकास्ट अनुज के साथ जरूर रखेंगे कि जानना ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी बढ़ाई जाए, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, उसकी क्या रिसर्चेस हैं, जो हमारे आयुर्वेदा में बहुत बेस्ट तरीके से बता दी गई हैं। देखिए, ये मत सोचिए कि आप एक MBBS MD इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो नाम का इम्यूनोलॉजिस्ट है, वो आपके इम्यून सिस्टम को नहीं डिफाइन कर सकता। हमारे आयुर्वेदा में एक आयुर्वेदिक क्लॉक, हम वेस्टर्न क्लॉक के अकॉर्डिंग ही क्यों चलते हैं, हम अपनी भारतीय क्लॉक है, जो आर्यभट्ट ने बताई है, जो चाणक्य ने बताई है, जो आचार्य सुश्रुत, जो आचार्य चरक ने बताई है, जो आचार्य काश्यप ने बताई है। बेसिकली हमारे आयुर्वेदा में 8 अंग हैं। 8 मतलब काया चिकित्सा, मेडिसिन, शल्य, सर्जरी, शालाक्य, ENT, टॉक्सिकोलॉजी मतलब कि जो सांप विष चिकित्सा है, जैट्रिक्स मतलब जो वृद्धों की चिकित्सा है, बच्चों की पेडियाट्रिक्स। 8 अंगों में इसका विभाजन है और इसमें बहुत ही बेस्ट तरीके से इम्यूनिटी का स्रोत बता दिया गया है। आपका स्टमक, बेसिकली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते
कि आपका खाना आपके पेट से पचकर यहाँ टिप ऑफ द फिंगर तक आपकी ऊर्जा कैसे पहुंचा रहा है। दे हैव नो आंसर फॉर दैट। उनके पास नहीं आंसर है। वो आप पेप्टाइड्स एंड पेप्टो एंजाइम्स को स्टार्ट कर देंगे अपना एंजाइमेटिक। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में बुक्स छपी हुई हैं, बुक्स शास्त्र लिख दिए गए हैं पाचन शक्ति पे, यानी डाइजेशन पे। जब आपका डाइजेशन ठीक है तो आप आयुर्वेदिक क्लॉक के अकॉर्डिंग, मैं बात कर रहा हूँ बात विद कफ क्लॉक के अकॉर्डिंग, इसके बारे में मैं बात करूँगा आने वाले पॉडकास्ट में। तो मैं एक सुजेशन ये दे देना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं। जैसे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला है कि स्वदेशी अपनाएं। जब आप स्वदेशी अपनाएंगे तो इसमें हमारी आयुर्वेदिक जीन है, हमारी आयुर्वेदिक एपिजेनेटिक्स है, हमारे जो संस्कार हैं वो आयुर्वेदिक साइंटिफिक रीजंस के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। आजकल कितने लोग हैं जो योगा करते हैं, आजकल कितने लोग हैं जो दिनचर्या फॉलो करते हैं, रात्रिचर्या फॉलो करते हैं। आप सुबह क्या खाते हैं, कब उठते हैं। अगर आप आयुर्वेद के और हमारे भारतीय संस्कृति या भारतीय चिकित्सा सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी भारतीय को क्रॉनिक डिजीज़ यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो वो क्योर कर सकता है। वो एक आयुर्वेदा फिजिशियन के पास जाके क्योर हो सकता है। और एलोपैथी जो है वो 200 साल की है, 200 साल से आई हुई है। जो चीज़ 5000 साल से है उसे हमें उच्च पद्धति में रखना चाहिए। और आने वाले पॉडकास्ट में हम बात विद कफ के बारे में बात करेंगे, हम आयुर्वेदा सुगेशंस के बारे में बात करेंगे। एज अ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजी में मैं खुद एक पीजी कर रहा हूँ, तो डर्माटोलॉजी में भी मैं कंसल्टेशन दूंगा और पेशेंट्स की बात सुनूंगा। पेशेंट्स हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर्स हैं, हम सारे अनुज के साथ बात करेंगे। तो इस पर ही हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में यही बात करेंगे। नॉट ओनली पेंडेमिक्स, एक्यूट डिजीज़ को कैसे ठीक करें, पेन को कैसे ठीक करें। एज अ पेन स्पेशलिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम आयुर्वेदा में 45 मिनट्स में पेन से कैसे इजाद पा सकते हैं। क्या आपको वो फिजिशियन मिलेंगे, कौन सी स्टेट में कौन से फिजिशियन आपको अवेलेबल रहेंगे, और कौन से डॉक्टर्स फर्जी हैं, कौन से डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस के लिए बने हैं, कौन सा डॉक्टर सर्जरीज कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कौन सी स्पेशलिटीज़ दे सकते हैं। क्या आप जिस डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं वो डॉक्टर आपको ठीक कर रहा है, क्या आप जो मेडिसिन ले रहे हैं क्या आप उस मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, हम जानेंगे अगले एपिसोड्स में। थैंक यू।